हेलो दोस्तों, नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज। इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अटॉर्नी जनरल। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत का महान्यायवादी। इसे अभी हम लोग देखेंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार होता है। नेक्स्ट, भारत की महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा। फोर्थ, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो ये हो जाएगा सी, 5 का सी, महान्यायवादी, अनुच्छेद 76(2) के अनुसार। और इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? 76(1) के अनुसार। और अनुच्छेद 76(3) के अनुसार ये जो पूरे भारत में सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में किसी भी मामले की सुनवाई भारत सरकार की ओर से कर सकते हैं। 6, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत का महान्यायवादी, जिसे अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। 7, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज क्षेत्र में सभी न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। आइए देखते हैं 8, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार। 9, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत का महान्यायवादी को। 10, और 10 देखते हैं दोस्तों। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ये भी सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए।
ये सही नहीं है, जरूरी नहीं है। संसद के द्वारा महाभियोग द्वारा लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे एक नोटिस के द्वारा उन्हें हटा सकता है। तो ये जो हो जाएगा 1 और 2 सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा, 10 का ए। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत के महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपने मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी जो है संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार। अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। इस प्रकार कथन 1-2 सही है, जबकि 3-4 गलत है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह हो। ठीक है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद जो है अवधारित करे। 11 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है इसका, हाँ ए हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। उनके वेतन भत्ते के निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी के वेतन भत्ते के निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। लोकसभा में बोल सकता है, ये भी सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, नहीं, मतदान नहीं कर सकता। 12 का सी हो जाएगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। कौन? महान्यायवादी मत नहीं दे सकता। वो बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। 13, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर ए हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी को। 14, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। बी, अटॉर्नी जनरल। 15, निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी के सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट का अधिकार नहीं है। यह हो जाएगा डी, भारत के अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 88 के अनुसार। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? इसका भी आंसर बी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका भी आंसर हो जाएगा डी, अटॉर्नी जनरल।
18 एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, महान्यायवादी। उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ले सकते हैं। इसका ज़्यादा सही आंसर सी होगा, और अगर उसमें तो दोनों हो जाएगा, उपराष्ट्रपति भी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दोनों है तो सी मारिए। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, उसे संसद के सदन में बोलने का अधिकार है, उसे संसद में मत देने का अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, उसे संसद में मत देने का अधिकार, उसे मत देने का अधिकार नहीं है। 19 सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? वह जो होता है कानूनी सलाहकार होता है। 20 का सी। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? जो अटॉर्नी जनरल को अटॉर्नी जनरल के सहायक होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं महान्यायवादी को। 21 भारत का सॉलिसिटर होता है। 21 का हो जाएगा, 21 का आंसर बी हो जाएगा, एक न्यायिक सलाहकार ही होगा। 21 का बी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को, अभी तक जो था सेंट्रल गवर्नमेंट था, तो इसका हो जाएगा कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका एडवोकेट जनरल हो जाएगा, बी। और सेंट्रल कौन देता था? अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहा जाता था। एडवोकेट जनरल क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 165(3) के अनुसार एडवोकेट जनरल की बात हो रही है यहाँ पर। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है। तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन राज्य सरकार को कानूनी सलाहकार देता है? राज्य सरकार को, मतलब एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं। 23 का ए हो जाएगा। 24 राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत हैं राज्य सरकार को। इसका आंसर सी हो जाएगा, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। 25 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। गलत, ये राज्यपाल की शक्तियां हैं, राज्यपाल नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नहीं। 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल, अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। ये भी गलत है, क्योंकि मूल और अपीलीय तो होती है, लेकिन सलाहकारी अधिकारिता केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 143 के अनुसार। आइए देखते हैं, इसका डी हो जाएगा। दोनों गलत है, ना तो 1 और ना ही 2। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा, अतः कथन एक गलत है। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है, अतः 2 भी गलत है। अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता होती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है, लेकिन सलाहकारी नहीं होती है। और सर्वोच्च न्यायालय की मूल, अपीलीय और सलाहकारी तीनों अधिकारिता होती है, तीनों अधिकार है। नेक्स्ट 26 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ से CAG स्टार्ट हो गया। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल और
एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। महान्यायवादी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है और महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए है। आइए देखते हैं ये सीएजी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 148 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकार के लेखों को लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। यानी कि सीएजी जो है अनुच्छेद 151(1) के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के लेखों का लेखा परीक्षण करता है और उसकी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है तथा अनुच्छेद 151(2) के अनुसार ये राज्य सरकार, सभी राज्य सरकारों को जो है लेखा परीक्षण करता है और उसका रिपोर्ट जो है राज्यपाल को, राज्य से संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। 27 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 148। 28 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 28 का डी, भारत के राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 151(1) के अनुसार। 29 निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संविधान द्वारा, अनुच्छेद 148 बी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। आइए देखते हैं इस संबंध में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तें के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया है, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। इनमें से जो पहले हो, यानी कि जो है 6 वर्ष रहें या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा उतने समय तक के लिए ये अपने कार्यकाल पर बने रहेंगे। 31 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 31 का हो जाएगा डी, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं नहीं, इनको जो है महाभियोग के द्वारा, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो पद्धति अपनाई जाती है उसी के अनुसार हटाया जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका और ऑप्शन सीएजी के बारे में। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। डी गलत है। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं, अनुच्छेद 148(4) के अनुसार।
32 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है। रिपीट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। कथन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। सेकंड कथन बी, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो 33 का आंसर हो जाएगा, 33 का आंसर बी हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। ठीक है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानून को बनाए रखना है, ये भी सही है। आइए इसकी व्याख्या देते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य व्यय की वैधता और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करना है, क्योंकि उसे यह निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। इस प्रकार प्रश्नगत कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या है। 34 निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता। आइए देखते हैं इसका। ए, भारत का संचित निधि से होने वाले सभी व्यय का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, इसका तो किया जाता है। बी, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाली सभी व्ययों की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी किया जाता है। सी, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी किया जाता है। आइए डी देखते हैं। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। डी नहीं, वो नियंत्रण नहीं करता है। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। पहला, वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। सेकंड, वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। थर्ड, वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। फोर्थ, राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षण करता है। 5, वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों प्रकार का अधिकार रखता है। 34-35 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षण करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षण करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। दोनों सही है। 35 का बी, दोनों सत्य हैं। 36 लोक निधि के फलों उत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है। आइए इसका एक देखते हैं। सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। ये नहीं होगा, नियंत्रण नहीं रखता है। 2, सीएजी की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदन पर
लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, ये सही है। 3, सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो, ये भी सही है। 4, सीएजी को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके, ये भी नहीं है। इसका आंसर केवल 2 और 3 हो जाएगा। 2 में क्या है, कैग जो है सीएजी की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। 3, सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। 2, 3 सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होती है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। अन्य दोनों प्रश्नगत कथन सही नहीं है। 37, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? 37 का आंसर हो जाएगा सी, संसद को। संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। 38, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो 38 का सी हो जाएगा, सीएजी। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियां वर्णित है। अनुच्छेद 149 में सीएजी की कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। 39, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण करता है? अभी हम लोग देखें, डी हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 149। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 40 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसको उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, मतलब कि महाभियोग के द्वारा। इसका आंसर नहीं दिया है, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सदन में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सदन में रखा जाना चाहिए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। डी, लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों की
मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। 42 किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? इसका आंसर हो जाएगा 42 का सी, 1976। सीएजी कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया तथा सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार की लेखा परीक्षक ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया। वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्व अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का निर्वहन करता है। नेक्स्ट, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1976। 44 राज्यों की वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। 44 का डी हो जाएगा। उपयुक्त में से क्यों नहीं? क्योंकि सीएजी करता है, कैग करता है। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों की समीक्षा का कार्य भी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? सीएजी को। बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षण करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। 46 भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। 46 का बी हो जाएगा। लोक वित्त संरक्षक के रूप में सीएजी जो है लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करता है। 47 इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकारी के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। 47 गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के 14वें, सी हो जाएगा इसका, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 14वें सीएजी बने हैं। इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। उन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पूर्व 31 अक्टूबर 2019 के जम्मू और कश्मीर संघ राज क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल बने थे। जम्मू कश्मीर संघ राज क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। 48 देखते हैं। का जो है सूची दिया हुआ है, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो 48 का हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति, इसका हो जाएगा राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा संबंधित है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये 1 हो जाएगा। लोक लेखा समिति से संबंधित है सीएजी, लोक लेखा समिति। सी भारत का महाधिवक्ता ये जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है, तो इस उच्चतम न्यायालय के जो है से संबंधित है।
और डी भारत का महान्यायवादी। भारत का महाधिवक्ता क्या है? भारत का महाधिवक्ता नहीं, भारत का जो है महान्यायवादी वही होते हैं जो उच्चतम न्यायालय संबंधित है। डी भारत का महान्यायवादी ये लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है। महाधिवक्ता की जगह महान्यायवादी होना चाहिए। इस अनुसार जो है ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ए सही हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति, भारत का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की जगह महान्यायवादी होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा की बैठक। ठीक है, नोट में देख लेते हैं। प्रश्न में भारत का महाधिवक्ता उल्लेखित है जो कि गलत है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को राज्य स्तर पर नियुक्त किया जाता है, जबकि संघ स्तर पर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट और लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, ये तो आता ही है, सार्वजनिक राजस्व ये भी आता है, वित्तीय प्रशासन ये भी आता है, डी व्यावसायिक बैंकों के कार्य का निष्पादन ये नहीं आता है। 49 का डी हो जाएगा। लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंक के कार्य निष्पादन से नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें कुछ कमी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम अपने अगले वीडियो में इसे सुधार कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।